हेलो दोस्तों, एक नए मंगा एक्सप्लेन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। उससे अब चिंता होने लगी थी। पहले जब उन्होंने एग्जाम खत्म किए ह्यू स्टूडेंट्स को लूटा था तो सिर्फ कुछ हाई लॉग अपनी स्किल्स एक्टिवेट कर पाते थे और उनकी कंट्रोल एबिलिटी भी वीक थी। उन्हें हराना आसान था, लेकिन ये इंसान जो अभी सामने है बहुत तकड़वार है। लिन मो ने भी वक्त जाया नहीं किया। उसकी एनालिसिस के मुताबिक अगर वो लीडर को नहीं मार सकता तो बाकी दो को खत्म कर दो जो भी हाथ लगेगा। चेनसॉ गोस्ट जो लिन मो से टेलीपैथिकली कनेक्टेड था, बाकी डू गोस्ट मास्टर्स पार हमला करने लगा। क्लाउन लड़की ये नजारा देखकर भी कुछ नहीं कर पाई। दूसरी तरफ चेनसॉ गोस्ट ने अपनी चेनसॉ घुमाई। पता नहीं एक्सीडेंटल था या जानबूझकर उसने मिस किया, लेकिन उस टाकले बंदे का एक हाथ और एक पैर काट दिया। लिन मो ने फिर भी ये रिजल्ट एक्सेप्ट किया और चेनसॉ गोस्ट को चीयर फाड़ करने का हुक्म देता रहा, लेकिन जमीन पर पड़े उस केट ह्यू हाथ पैर को देखकर चेनसॉ गोस्ट अपने मास्टर के खिलाफ हो गया और सीधा जमीन पर बैठकर खाने लगा। लिन मो को भी इस सिचुएशन पर पसीने छूट गए। आखिर फर्स्ट लेवल गोस्ट मास्टर के लिए एक विशेष स्पिरिट को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल तो है ही। फिर डेथली मेलोडी का स्टन इफेक्ट खत्म हुआ और वो 3 हंग्री गोस्ट्स धीरे धीरे होश में आने लगे। उस टाकले बंदे ने जब देखा कि उसका एक पैर गायब है तो वो दर्द से चीख उठा, जिसने उन हंग्री गोस्ट्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। चेनसॉ गोस्ट को तो कोई परवाह ही नहीं थी। वो अब भी अपने फेवरेट भोजन का मेस ले रहा था। ड्रंकन गोस्ट ने एक नजर में टारगेट पहचान लिया और चेनसॉ गोस्ट पार हमला करने के लिए उछल पड़ा। एक आवाज के साथ शराब की बोतल चेनसॉ गोस्ट पार टकराकर टूट गई, लेकिन अटैक की पावर से चेनसॉ गोस्ट के एक बाल को भी नुकसान नहीं हुआ। बस उसके मुंह से एक मांस का टुकड़ा जमीन पर गिर गया। अपना खाना छिन जाने से वो गुस्से में पागल हो गया और एक हाथ से ड्रंकन गोस्ट का सर पकड़ लिया और फिर जमीन पर दबा दिया। उस गोस्ट का सर कुचल कर रख दिया। अगर कोई मुझे खाने से रोके तो उसकी मौत पक्की है। वो ड्रंक गोस्ट इतनी आसानी से मारा गया कि दोनों गोस्ट मास्टर्स के चेहरे का रंग उड़ गया। वो क्लाउन लड़की भी पीछे हटने लगी। इस बार हमसे गलती हो गई है। 3 कॉन्ट्रैक्टेड गोस्ट्स होंगे, ये तो सोचा ही नहीं था। लोगों को बचाना ज्यादा जरूरी है, पीछे हटो। उसने अपने बैंडेज गोस्ट को कंट्रोल किया और उस इंजर्ड यंग मैन को लपेटकर वहां से भाग गई। बहुत जल्द ही वो बैंडेजेस उस मस्कुलर यंग मैन के शेर से लिपट गए और उसके जानलेवा जख्मों को बंध दिया ताकि खून ना बहे। उसके बाद तीनों एक दूसरे को सहारा देते ह्यू टैक्सी में बैठकर भाग गए। जिस पाल वो भाग रहे थे वो क्लाउन लड़की जानबूझकर पीछे मुड़ी और उसे ताने डीन लगी। मैं तुम्हें याद रखूंगी, ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। जब वो तीनों वहां से चले गए तब लिन मो ने उस चेहरे को याद करने की कोशिश की कि उसने उसे कहाँ देखा था। अपना फोन खोलकर न्यूज देखने के बाद सच में वो चेहरा और फिगर सीईओ शिशी जैसी ही थी। सेफ्टी ब्यूरो चीफ की बेटी, जिसे जितने बुल गोस्ट्स चाहिए उतने मिल सकते हैं। उसको मेरे से कुछ मामूली चीजें लूटने की क्या जरूरत पड़ेगी? बस जितना देखो उतना ही वो उस जैसी लगती है। सच में समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। अपने अंदाजे को कंफर्म करने के लिए लिन मो ने ब्लड आई गोस्ट से पूछा। खुद ब्लड आई गोस्ट ने भी क्लिप देखने के बाद सर हिलाया। मियर एनालिसिस के हिसाब से इन दोनों के फीचर्स 80% तक मिलते जुलते हैं। लिन मो ने ये सुनकर थम्स अप किया और तारीफ की, बिल्कुल प्रोफेशनल। तो क्या इसका मतलब ये है कि सेफ्टी ब्यूरो चीफ की बेटी ने सच में मेरा सामान चुराया? न्यूज में तो कहा था कि वो लड़की बहुत पावरफुल है ना? अब तो वो लिन मो को भी नहीं हरा पाई। खैर, मैं कुछ भी सोचूं समझ नहीं आएगा। लिन मो ने अपने चेनसॉ गोस्ट को वापस बुला लिया जब उसने सब कुछ खा लिया था। उसने झुककर ड्रंक गोस्ट का बुल गोस्ट स्फीयर उठाया। ये भी एक तरह से फायदा ही था। जिसका सामान चोरी हुआ, यूज चोरों का सामान मिल गया। लेकिन अब असल मुद्दे पर वापस आते हैं। ये कौन सा वीराना है आखिर? लिन मो तो बस सर पिट रहा था। अगर तुम लोग मुझे यहाँ तक लाए हो तो वापस ले जाने का भी सोचो ना। मैं घर वापस कैसे जाऊंगा? कहीं एक अनजान सूने घर में एक दिल दहला डीन वाली चीख गूंज उठी। ये चीख उस मस्कुलर यंग मैन की थी जिसका एक पैर लिन मो ने काट दिया था। इस वक्त एक फीमेल नर्स गोस्ट उसकी देखभाल कर रही थी। ये फीमेल गोस्ट बेड ध्यान से उसके पैर के जख्म को सिल रही थी। वो क्लाउन लड़की पास में खड़े
उस यंग मैन को फिक्र से हौसला दे रही थी। मस्कुलर यंग मैन को फिजिकली दर्द था और मेंटली भी वो ठीक नहीं था। उससे लग रहा था कि वो बेकार है, दोनों बाकियों पर बोझ बन गया है। वो लड़की भी जज्बातों को समझने वाली लीडर जैसी थी, फिर भी उसने मस्कुलर यंग मैन को जरा भी नहीं जानता, बल्कि उसने उन दोनों का बहुत शुक्रिया किया कि उन्होंने उस पर भरोसा किया और उसका साथ दिया। और ये भी कहा कि उनकी किस्मत थोड़ी खराब थी कि उन्हें ऐसा मजबूत दुश्मन मिला। एक ट्रेनी होकर भी वो इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। पतला यंग मैन जो पास में खड़ा था, उसने आह भारती हुए कहा, अगर उस कामिनी दीदी ने मेरा सोल कटिंग गोश्त आज रात ना छीना होता तो मैं उस लड़के से कैसे हार सकती थी। क्लाउन लड़की ने मायूसी से सर हिलाया और अपना चेहरा साफ किया। उसने दांत पीसते हुए कसम खाई, जब अगले बार मैं उससे मिलूंगी तो मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगी। वापस हीरो की तरफ आते हैं। इस वक्त वो बाई लैन अपार्टमेंट में वापस आ चुका था। घर में घुसते ही लिन मो ने लंबी सांस लेते हुए कंप्लेन की, ये तो ब्लैक कार का कमाल है, इसकी वजह से मुझे पब्लिक साइकिल से वापस आना पड़ा। पूरा शहर थक चुका था। लिन मो सीधा बेड पार गिर गया और लंबी सांसें लेने लगा। उसने एक गहरी जम्हाई ली और सोने की तैयारी करने लगा। ठीक इसी वक्त ऊपर से कुछ घटिया गाने की आवाजें आने लगी, जिसमें वो प्यार की तन्हाई में अंधेरी गलियों में जाना जैसा कुछ गा रहा था। ला ला ला। लिन मो गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने बदबदाया, माँ कसम, आधी रात को ये क्या पागलपन है। सोचा तो अक्सर ये फैमिली अपने बेटे को आधी रात में गाने की इजाजत देती थी, जिसे पड़ोसियों को परेशानी होती थी। पहले जैब कंप्लेंट करने गया था तो उन्होंने उल्टा यूज हाई इतना सुनिया कि उसकी शर्म से सर झुक गया था। लेकिन आज ऐसा नहीं चलेगा। सोचा और किया। लिन मो ने अपने हाथ पार बेन साइन को दबाया और अपने कॉन्ट्रैक्टेड गोस्ट को समन किया। जैसे हाई रिवर्स गोस्ट को लिन मो ने समन किया, उसके बाद लिन मो ने उसे कुछ देर तक ध्यान से समझाया। ऊपर वाले फ्लोर के लोगों की बात करें तो वो एक फैमिली द जिसमें डुबेड पेरेंट्स द जो अपने बेटे को कराओके गाने के लिए एनकरेज कर रहे थे। बच्चे को जैब पेरेंट्स से तालियां मिली तो वो और जोश से गाने लगा। एक गाना खत्म होते ही वो दूसरा गाना गाने की जिद करने लगा। ठीक इसी वक्त एक ठंडी हवा कमरे में आई। माँ को कंपकपी छूट गई और उनका चेहरा पीला पैट गया। पता नहीं क्यों उन्हें बस अपनी पीठ पर ठंडक महसूस हुई और उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने अपने हस्बैंड का हाथ पकड़कर हिलाया और पूछा, सुनो जी, कहीं कोई भूत तो नहीं है ना। पापा ने मासूमियत से जवाब दिया, आराम करो, शहर के सारे गोस्ट्स तो सेफ्टी ब्यूरो ने कब का खत्म कर दिए हैं। मुझे लगता है बस तेज बारिश आने वाली है। बच्चे को जब लगा कि उसके पेरेंट्स उसकी तारीफ नहीं कर रहे तो वो थोड़ा उदास हो गया। आरी आरी, मम्मी पापा क्या बातें कर रहे हो, मेरा गाना सुन रहे हो कि नहीं। पापा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हम सुन रहे हैं बेटा, तुम गाना जारी रखो। इसलिए बच्चा फिर से चिल्लाने लगा। अचानक सारी लाइटिंग चली गई। बीवी डर के मारे अपने हस्बैंड के गले लग गई। उसने भी तसल्ली दी, ये बस टेम्परेरी पावर कट है, डरने की कोई बात नहीं। लेकिन अजीब बात ये थी, अगर पावर कट हो गया है तो टीवी अभी तक कैसे चल रहा है। सच में टीवी स्क्रीन पर इस वक्त एक रेड ड्रेस में फीमेल गोस्ट की तस्वीर आ रही थी, जो कोई और नहीं बल्कि लिन मो की रिवर्स गोस्ट थी। तीनों फैमिली मेंबर्स ने टीवी पर गोस्ट को देखा तो डर के मारे एक दूसरे को पकड़ लिया और हस्बैंड को ट्यूरेंट टीवी बैंड करने को कहा। उसने शांति से टीवी बैंड किया और फीमेल गोस्ट गायब हो गई। बीवी और बच्चे को ये देखकर थोड़ा सुकून मिला। उन्होंने चैन की सांस ली। पापा को अभी भी लगा कि वो दोनों बस ज्यादा सोच रहे हैं, ये तो सिर्फ टीवी था। भूत प्रीत कहाँ से आ गए। इस वक्त उन दोनों का चेहरा फिर से पीला पैट गया और वो लड़खड़ते हुए अपने हस्बैंड के पीछे इशारा करने लगे। वहाँ, वो आपके पीछे है। ये सुनकर उनकी रूह कांप उठी। सच में पीछे से एक भूत जैसा गाना सुनाई दिया, जैसे किसी दूसरी दुनिया से आ रहा हो। कौन जिए रहा है आधी रात को, कौन बुला रहा है मुझे। एक दरवनी लाल ड्रेस में भूतनी, उसके बाल बिखरे हुए हवा में तैरती हुई, उसकी आंखें काली गहरी दो ब्लैक होल्स जैसी थी, जो अस तीन लोगों के परिवार को गो रही थी। तीनों लोग बुरी तरह चिल्लाने लगे। नीचे लिन मो को ये सब सुनकर सुकून मिल रहा था। यूज एक साथ 60 एक्साइटमेंट पॉइंट्स माइल, एक बार नहीं बल्कि 3 बार। प्लान कामयाब हो गया। उसने रिवर्स गोस्ट को वापस बुला लिया। ऊपर से अब झगड़े की आवाजें आने लगी। आधी रात को भूत बुलाने के लिए गाना जिए रहा है, मैं तुझे जान से मार दूंगा। मैं अब कभी नहीं गाऊंगा, जिंदगी भर नहीं गाऊंगा। अगली सुबह नाश्ता खरीद कर वापस आते हुए
लिन मो को ऊपर वेल फ्लोर के बाप बीटा दिखे, जो उसके लैंडलॉर्ड दी और नाश्ता कर रहे थे। लिन मो ने छेड़ते हुए कहा, नमस्ते लैंडलॉर्ड अंकल, कल रात बड़ा शोर था, क्या पार्टी चल रही थी? जब उन्होंने जवाब नहीं दिया, लिन मो ने फिर पूछा, अरे आपके बेटे का चेहरा क्यों सूज गया है? क्या किसी ने मारा है आईसी? लैंडलॉर्ड अंकल ने लंबी सांस लेते हुए जवाब दिया, हाय अब क्या बताऊं, कल रात भूत से पंगा हो गया। लिन मो ने अनजान बनते हुए कहा, भूत से पंगा? मेरे कमरे में तो कोई भूत नहीं आया, जरूर आपके बेटे ने आधी रात को गाना जिए कर म्यूजिक गोस्ट को बुला लिया होगा। अपने दर्द को याद करके लैंडलॉर्ड ने गुस्से में अपने बेटे के बट पार लात मारी और चिल्लाया, तू हरामखोर बच्चा, तुझे किसने कहा था आधी रात को गाने गाने के लिए? यूज अचानक याद आया, भाई क्या तुम्हें इन सब चीजों के बारे में बहुत जानकारी है? क्या तुम मेरे लिए इस भूत से छुटकारा दिला सकते हो? नहीं तो मैं आधी रात को चैन से सो नहीं पाऊंगा। लिन मो ने जैसे इस कदम की पहले हाई प्लान बना ली थी, सर खुजते ह्यू शार्ट राखी, ये तो आसन है। वैसे भी मैं गोस्ट एक्सर्सिज्म हाई स्कूल में पढ़ा हूँ, ये तो बस एक छोटा सा म्यूजिक गोस्ट है। तो जो 5 महीने का रेंट मैंने आपको नहीं दिया है। लैंडलॉर्ड ने ट्योरेंट जवाब दिया, छोड़ दो, एक पैसा भी मत देना। लिन मो अंदर ही अंदर खुश हुआ। ठीक है फिर चलिए मुझे दिखाइए। थोड़ी देर बाद लिन मो लैंडलॉर्ड के घर गया और नाटक करने लगा। उसने एक्सर्सिज्म सॉल्ट फेंका, होली वाटर छिड़का। कुछ देर बाद लिन मो वहां से निकल गया, कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, म्यूजिक गोस्ट का खात्मा हो गया है, अगली बार आधी रात को गाना मत गाना। लैंडलॉर्ड ने खुशी से थम्स अप किया और तारीफ की, शुक्रिया मास्टर, आप तो कमाल के हैं। जैसे हाय लिन मो कमरे से निकला, उसका फोन बज उठा। ये फैट बॉय का मैसेज था, वो लिन मो को गेम खेलने के लिए बुला रहा था। फैट बॉय ने लिन मो को वोंगिया विंडायू नाम का गेम खेलने के लिए इनवाइट किया, जो लिन मो के पुराने वर्ल्ड में खेले गए वोंगिया विंडायू जैसा लग रहा था। वैसे भी पहले वो हाई रैंक प्लेयर था, तो इस दुनिया में ब्रॉन्ज प्लैटिनम रैंक खेलना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। घर लौटकर आराम से चेयर पार बैठकर लिन मो ने गेम स्टार्ट किया और फैट बॉय के साथ खेला। लोडिंग स्क्रीन और टीम मैचिंग बिल्कुल उस दूसरे गेम जैसे हाय द गेम के कैरेक्टर्स सब कॉमन गोस्ट्स और डीमंस द, जिसमें ब्लड चाइल्ड गोस्ट भी शामिल था, जो लिन मो को उसकी स्किल्स से वाकिफ होने में हेल्प कर सकता था। लिन मो ने कॉन्फिडेंस से वॉइस चैट में कहा, मियर ब्लड चाइल्ड गोस्ट ने पहले मेगा किल किया हुआ है, तुम सब मुझ पर भरोसा कर सकते हो। दूसरे प्लेयर्स ने ये सुनकर मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, ज्यादा हवा मत बनाओ, मैंने तुम्हारी मैच हिस्ट्री चेक कर ली है, लगातार 20 मैचेस हारे हो। लिन मो को समझना पड़ा कि वो उसके छोटे भाई ने खेला था। फैट बॉय ने भी लिन मो का साइड लिया, लेकिन उन दोनों का सिंगल डिजिट विन रेट देखकर सब हंसने लगे। गेम शुरू हो गया। लिन मो ने लगातार कंट्रोल्स किए, वो ब्लड चाइल्ड गोस्ट को कंट्रोल करके सब लेन्स गैंक कर रहा था। बड़ी स्किल के बावजूद उसने फ्लैश यूज किया मिड लेन पार अटैक करने के लिए, लेकिन उसके अपोनेंट ने भी टाइम पार फ्लैश करके डॉज कर लिया। यहां तक कि अपोजिट मिड लेनर आइस फैब्रिक गोस्ट ने पलातवार किया, लेकिन क्योंकि वो हाई रैंक में रह चुका था, लिन मो ने इस मूव को पहले हाई एंटिसिपेट कर लिया था और काउंटर अटैक स्किल एक्टिवेट कर दी। आइस फैब्रिक गोस्ट को रिवर्स डैमेज मिला और सिस्टम की आवाज गूंजी, फर्स्ट ब्लास्ट। हैरानी की बात ये थी कि आइस फैब्रिक गोस्ट प्लेयर कोई और नहीं, वही क्लाउन लड़की थी जो पहले मिली थी। अभी लेवल 2 पार हाई गैंक हो जाने से वो गुस्से से लाल हो गई। उफ, लेवल 2 पार हाई गैंक, नहीं मुझे बदला लेना होगा। टैब लिन मो को कहीं से 10 एक्साइटमेंट पॉइंट्स मांगे। लिन मो ने सोचा कि शायद आइस फैब्रिक गोस्ट प्लेयर गुस्से में थी। अगर सच में ऐसा ही था तो लिन मो को अमीर बनने का तरीका मिल गया था। लिन मो ने लगातार मिड लेन गैंक करना शुरू कर दिया और आइस फैब्रिक गोस्ट को लगातार एलिमिनेट किया। किलिंग स्प्री, डोमिनेटिंग, अनस्टॉपेबल, गॉडलाइक, और एक्साइटमेंट पॉइंट्स बढ़ते जा रहे थे। आइस फैब्रिक गोस्ट का केडीए थोड़ी ही देर में 060 हो गया। क्लाउन लड़की का चेहरा पीला पैट गया। उफ, ब्लड चाइल्ड गोस्ट का दिमाग खराब है क्या? बस मुझे हाई टारगेट कर रहा है, बस करो अब। वो अंदर ही अंदर बदबदाई और ब्लड चाइल्ड गोस्ट ने उसे फिर से टारगेट किया। ऐसे ही जीती लिन मो की टीम। उसने अंगड़ाई ली और बहुत खुश हुआ। एक हाई गेम में 100 एक्साइटमेंट पॉइंट्स मिल गए। आइस फैब्रिक गोस्ट को कितना गुस्सा आया होगा। गेम खत्म होते ही एक जोकर इमोशनलेस नाम के गेम आईडी से फ्रेंड रिक्वेस्ट आया।
प्रोफाइल देखकर साफ था कि ये वही आइस फैब्रिक गोस्ट प्लेयर थी जिसके साथ लिन मो अभी खेला था। साफ था कि ये फ्रेंड रिक्वेस्ट गाली गलौच करने के लिए था। लिन मो ने रिजेक्ट बटन दबाया, यूज कोई चांस नहीं दिया। 10 एक्साइटमेंट पॉइंट्स की आवाज ने साफ कर दिया कि लिन मो जो सोच रहा था वो बिल्कुल सही था। लिन मो ने एनालिसिस किया, गेम में ब्लड चाइल्ड गोस्ट की स्किल तो सिर्फ कंट्रोल इफेक्ट्स को ही नहीं हटा सकती थी, बल्कि अपोनेंट की अल्टीमेट स्किल को भी रिवर्स कर सकती थी। तो असली जंग में ब्लड गार्ड हाई एनिमी को काउंटर करने की स्किल होगी। ये सोचकर लिन मो ने ब्लड चाइल्ड गोस्ट पार सारे गोस्ट ऑर्ब्स यूज करने का फैसला किया। ब्लड चाइल्ड गोस्ट ने गोस्ट ऑर्ब्स को खा लिया और उसकी लॉयल्टी भी 20% तक बढ़ गई। वो सीधे हाई लेवल वेंचफुल गोस्ट और बिगिनर मैलेवलेंट स्पिरिट में अपग्रेड हो गया। लैम एमओसी ने सिस्टम यूज किया उसकी काउंटर अटैक स्किल एक्टिवेट करने के लिए, जिसमें 500 इंपल्स पॉइंट्स खर्च हुए। काउंटर अटैक स्किल मिल गई। सिस्टम ने डिटेल में समझाया, इस स्किल को उसे करके दुश्मन के कंट्रोल इफेक्ट्स हटा सकते हो और उसके अटैक का आधा इफेक्ट वापस पलट सकते हो। इसमें 50 स्पिरिचुअल एनर्जी लगती है और 3 मिनट का कूलडाउन है। 3 मिनट का कूलडाउन सुनकर लैम एमओसी हैरान रह गया, मगर उसने खुद से कहा, आखिर इसका असर इतना जबरदस्त है तो लंबा कूलडाउन ना हो, ये तो गलत होगा ना। लैम एमओसी ने मिरर में ब्लड गोस्ट आइज देखे। एक रिंग लीथल गोस्ट को रिप्रेजेंट करता था और 2 रिंग्स फियर्स स्पिरिट को। इसका मतलब जितना ऊंचा रैंक होगा उतनी ज्यादा रिंग्स होंगी। जब हाईएस्ट रैंक पे पहुंचेगा तो क्या ये समसारा आइज में बादल जाएगा। अचानक दरवाजे पार नॉक नॉक की आवाज आई। लैम एमओसी ने सोचा, इस वक्त कौन आया होगा मुझसे मिलने। लैम एमओसी ने बाहर आकर दरवाजा खोला। दरवाजे पार नॉक करने वाला एक छोटा सा बूढ़ा आदमी था। उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया, मेन बाक डुओंग एकेडमी का प्रिंसिपल ट्रैक फोंग हूँ और आपको हमारी एकेडमी में ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करने आया हूँ। लैम एमओसी ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, बीच दैन यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल खुद यहाँ आए हैं मुझे रिक्रूट करने। ये डील तो काफी अच्छी है, लेकिन बाक डुओंग एकेडमी का नाम तो मैंने पहले कभी सुना नहीं। लैम एमओसी ने प्रिंसिपल को अदब से अंदर बुलाया। अंदर आते ही उन्होंने लैम एमओसी के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा। लैम एमओसी ने भी बिना किसी हिचकिचट के जवाब दिया कि उसकी फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल ऑर्डिनरी है। ट्रैक फॉन्ग तो बस यही जवाब सुनने का इंतजार कर रहा था। उसने ट्यूरेंट एक पेपर निकला और एडवर्टाइज करने लगा, ऑफ कोर्स कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि बाक डुओंग एकेडमी तुम्हारी ट्यूशन और लिविंग फीस वेव कर सकती है, जो तुम्हारी फैमिली के लिए बहुत सारे पैसे बचा सकती है। लैम एमओसी ने बदबदाया, फ्री ट्यूशन? इतना अच्छा कैसे हो सकता है। पेपर पार साफ साफ लिखा था, बाक डुओंग एकेडमी 16,000 हेक्टर्स में फैली हुई है, पूरे प्रोविंस की सबसे बड़ी स्कूल है। हर फील्ड में ट्रेनिंग देते हैं, चाहे सपोर्ट हो, टैंक हो, असैसिन हो या मेज, सबके पास टॉप क्लास टीचर्स हैं। हर डिपार्टमेंट के टीचर्स लेवल 6 या उससे ऊपर के गोस्ट कंट्रोल मास्टर्स हैं। उसने मन ही मन हिसाब लगाया। गोस्ट कंट्रोल यूनिवर्सिटी की सालाना फीस 1 लाख है और उसमें रहने खाने का खर्चा अलग से। मियर फैमिली के लिए तो ये सच में बहुत बड़ा बोझ है। अगर सब माफ हो जाए तो ये ऑफर सच में दिल को लुभाने वाला है। लैम एमओसी सोच में पैट गया। प्रिंसिपल ने एडमिशन फॉर्म टेबल पार पटकते हुए कहा, कैसा लगा, मैं खुद तुम्हें रिक्रूट करने आया हूँ। एक बार एडमिशन मिल गया तो सीधा एलीट क्लास में एंट्री होगी और तुम अपना मेजर भी खुद चूज कर सकते हो। जब लैम एमओसी अभी भी सोच में था, प्रिंसिपल यूज लुभाते हुए बोलता रहा, आरी आरी आरी, दिल आया कि नहीं, क्या अभी हाई एडमिशन फॉर्म साइन कर दे। लेकिन इस वक्त लैम एमओसी फिर से हिचकिचाने लगा। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने पूछा, तो बाक डुओंग एकेडमी की रैंक क्या है। एक इतने सिंपल सवाल ने प्रिंसिपल ट्रैक फॉर्म को हैरान कर दिया। यूज पसीने आने लगे और उसने शक की नजरों से सफाई देनी शुरू की, हमारे स्कूल की बहुत पुरानी फाउंडेशन है, हमें टॉप रैंकिंग से कोई मतलब नहीं। हे, हम सब लोगों को बचाने के लिए लड़ते हैं। ये रैंक्स तो बस दिखावा है, तुम जैसे छोटे हीरो को ऐसी बातों से क्या मतलब होगा, है ना। लैम एमओसी को और भी शक हुआ, तुम लोग कहीं कोई फेजेंट यूनिवर्सिटी तो नहीं हो। ट्रैक फॉन्ग ने गुस्से में हाथ पटकते हुए जवाब दिया, ये क्या मजाक है, हमारे स्कूल के आउटस्टैंडिंग टैलेंट्स का नाम बता दूं तो तुम डर से मर जाओगे। लैम एमओसी ने शांति से जवाब दिया, बताओ तो। ट्रैक फॉन्ग पसीने पसीने होकर हिचकिचते हुए बोला, वो ट्रुओंग CAI नाम का बंदा और ल्यू समथिंग समथिंग, मतलब बहुत सारे ब्रिलियंट लोग हैं
मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक उसी वक्त दरवाजे के बाहर से हाई हील्स की आवाज आई। एक चश्मा पहने औरत अंदर आई और जोर से बोली, वो बता नहीं सकते क्योंकि उनके पास है ही नहीं। उसने सीधा उस बूढ़े आदमी की तरफ देखा और ताना मारा, पूरे प्रोविंस में सबसे बड़ा एरिया 14,000 हेक्टेयर्स तो सब कब्रिस्तान है ना? प्रिंसिपल कुछ कह नहीं पाया, बस गुस्से में अपना चेहरा घुमा लिया। उसने बात संभालने की कोशिश की, लेकिन हमारे स्कूल के टीचर्स एवरेज में सब लेवल 6 या उससे ऊपर के गोस्ट कंट्रोल मास्टर्स हैं। उस लड़की ने फिर से ताना मारा, वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे स्कूल में टोटल एक हाई टीचर है और वो तुम हो। लैम एमओसी सुनकर डांग रह गया, क्या पूरे कॉलेज में सिर्फ आप हाई प्रिंसिपल और टीचर हैं? उस लड़की ने लैम एमओसी को होश में लाने का अपना मकसद पूरा होते देख चश्मा उतरा और अपना इंट्रोडक्शन दिया, मेन ए मैन हूँ, स्नो फीनिक्स एकेडमी की टीचर हूँ। लैम एमओसी ने भी अदब से ए मैन से हाथ मिलाया, हेलो, मेरा नाम लैम एमओसी है। अमैन ने सीधे सीधे आगे कहा, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ। हमारी स्नो फीनिक्स एकेडमी जियांग प्रोविंस की टॉप स्कूल है और पूरे देश में 10th रैंक पार है। हम तुम्हें दिलों से इनवाइट करते हैं। लैम एमओसी ने दोनों एडमिशन फॉर्म्स उठाए। एक स्नो फीनिक्स एकेडमी का चमकता हुआ गोल्डन फॉर्म था और दूसरा बाक डुओंग एकेडमी का एक सिंपल ऑर्डिनरी सा फॉर्म था। सिर्फ एक नजर देखकर हाई प्रिंसिपल ट्रैक फॉर्म समझ गया कि क्या होने वाला है। वो बस रोने लगा, सब खत्म हो गया। शर्मिंदा होकर ट्रैक फॉर्म ने एडमिशन फॉर्म छीना और एक फकी हुई मुस्कान के साथ बोला, कोई बात नहीं, एक नॉर्मल इंसान तो स्नो फीनिक्स हाई चूज करेगा, मैं समझता हूँ। जाने से पहले उसने एक गहरी सांस ली, एक अच्छी पोटेंशियल खो देना मेरा दुख है, लेकिन कोई बात नहीं, बाद में मौका मिला तो फिर मिलेंगे। मैं चलता हूँ। लैम एमओसी अभी भी स्नो फीनिक्स एकेडमी के एडमिशन फॉर्म और उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ रहा था, तभी अचानक ए मैन के फोन पर कॉल आया। उसने फोन निकला तो देखा सीधा एजुकेशन मिनिस्टर का कॉल था। और हैरानी की बात तो ये थी, जैसे हाई फोन उठाया, दूसरी तरफ से इतनी जोर से आवाज आई कि पूरे कमरे में सुनाई दी, लैम एमओसी का स्नो फीनिक्स में एडमिशन एप्लीकेशन तुरंत कैंसिल करो। अमैन हैरान होकर पूछा, क्यों, क्या हो गया? दूसरी तरफ से जवाब आया, सिक्योरिटी ब्यूरो के डायरेक्टर सीएओ और डेप्यूटी डायरेक्टर टोन ने पूरे प्रोविंस की यूनिवर्सिटीज को लैम एमओसी को ब्लैकलिस्ट करने को कहा है, चाहे वो टॉप 1 हो, टॉप 2 या टॉप 3 या फिर कॉलेजेस भी, किसी ने यूज एडमिट नहीं किया। ये सुनकर लैम मैक चौंक गया। सेफ्टी ब्यूरो के डेप्यूटी डायरेक्टर सन, वो टोन ले एलवाई के फादर नहीं है क्या? तो पक्का उसी ने ये सारी साजिश की होगी। अमैन ने दुखी होकर रीजन पूछा, लेकिन मिनिस्टर ने उसकी बात बीच में ही काट दी। उन्होंने बस यही कहा कि लैम मैक को रिक्रूट नहीं किया जा सकता, जीनियस तो हर जगह मिल जाते हैं। ये कहकर मिनिस्टर ने फोन काट दिया। अमैन को और कुछ पूछने का मौका ही नहीं मिला तो ए मैन ने लैम मैक की तरफ घूमकर पूछा कि क्या उसने किसी को नाराज किया है। लैम मैक ने भी माना कि हाँ, उसने सच में किसी को ऑफेंड किया है। अमैन को अब भी बहुत अफसोस हो रहा था। यूज लगा कि अगर लैम मैक को जियांग फोंग प्रोविंस की सारी यूनिवर्सिटीज में ब्लैकलिस्ट कर दिया गया तो ये उसके टैलेंट की बर्बादी होगी। इसलिए उसने प्रॉमिस किया कि वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से एक बार और लैम मैक के लिए एडमिशन स्पॉट मांगेगी, पर यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लैम मैक ने उदास होकर कहा, अगर यूनिवर्सिटी नहीं गया तो क्या मेन सेल्फ स्टडी भी नहीं कर सकता? अमैन ने एक्सप्लेन किया, ऑफ कोर्स नहीं। यूनिवर्सिटीज को गोस्ट रियल्म्स में एंटर करने का प्रिविलेज मिलता है। अगर तुम्हारे पास ये यूनिवर्सिटी कनेक्शन नहीं होगा तो तुम के इम्पोर्टेंट गोस्ट रियल्म्स में एंटर नहीं कर पाओगे। और तो और यूनिवर्सिटी जो थियोरेटिकल नॉलेज देती है उसके बिना तुम गोस्ट मास्टर सर्टिफिकेशन एग्जाम भी पास नहीं कर पाओगे। कोई भी गोस्ट मास्टर टीम तुम्हें नहीं लेगी। अमैन ने एक ईजियर सोल्यूशन दिया, लैम मैक, क्या तुम उस इंसान से माफी मांग सकते हो जिसे तुमने ऑफेंड किया है? लैम मैक का सेल्फ स्टीम बहुत हाई था, उसने ट्यूरेंट मना कर दिया। गलती उनकी थी तो मैं क्यों माफी मांगू? ये सुनकर ट्रैक फोंग ने जोर से ताली बजाई। बिल्कुल सही, मुझे ऐसे लोग पसंद है। फिर उसने मौका देखा, चाहे वो टॉप 1 हो, टॉप 2 हो, टॉप 3 हो या कोई कॉलेज हाई क्यों ना हो, कोई यूज एडमिट नहीं करेगा। लैम एमओसी ये सुनकर चौंक गया। सिक्योरिटी ब्यूरो के डेप्यूटी डायरेक्टर टोन, वो टोन ले एलवाई के पापा नहीं है क्या? तो मेरा ब्लैकलिस्ट होना उस लड़की की हरकत होगी। अमैन ने अफसोस करते हुए वजह पूछी,
लेकिन मिनिस्टर ने उसकी बात ट्यूरेंट काट दी। लैम मैक ने तसल्ली के लिए दोबारा पूछा, क्या बाई यांग एकेडमी को डीमन रियल्म में जाने की परमिशन है? ट्रैक फोंग ने घमंड से कहा, बिल्कुल। हमारे कॉलेज के पास सभी कोर्सेज के सर्टिफिकेशंस है। ये पूरे प्रोविंस से रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज है। लैम मैक को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अभी फोन पर उन्होंने कहा था कि उन्होंने सभी यूनिवर्सिटीज को इन्फॉर्म कर दिया है मुझे बंद करने के लिए। ट्रैक फोंग ने बेड कॉन्फिडेंस से आगे कहा, हम बाई यांग वेल बहुत नेक और शरीफ है। सेफ्टी ब्यूरो के लोगों के साथ मिलकर हम क्यों अपना लेवल गिराएंगे? मैं तो इस अनाउंसमेंट की परवाह भी नहीं करता। लैम मैक ने झट से हाथ जोड़े और अदब से कहा, वाह प्रिंसिपल ट्रैक, क्या बात है, बहुत बड़े हो आप, हैट्स ऑफ। लैम मैक को थोड़ा उदास देखकर ट्रैक फोंग ने एडमिशन फॉर्म निकाला और उसे भरने को कहा। साइन करने से पहले लैम मैक ने पुरानी शर्तों के बारे में दोबारा पूछा, जैसे फ्री ट्यूशन पक्का करने के लिए। ट्रैक फोंग तो इस बात से खुश था, ट्यूशन और रहने का एक पैसा भी नहीं लगेगा। लैम मैक ने एक बार फिर कंफर्म किया, अकोमोडेशन फ्री हो, बस ग्रेवयार्ड में ना हो। ट्रैक फोंग ने लैम मैक के हाथ में पेन पकड़ाते हुए कहा, हॉस्टल एक मल्टी स्टोरी साफ सुथरी बिल्डिंग है, बड़ी जगह है, टेंशन मत ले। चल 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 साइन कर। लैम मैक को तसल्ली मिली तो उसने फटक से साइन कर दिया। ट्रैक फोंग तो खुशी से झूम उठा और बड़े जोश से बोला, बधाई हो, तुम बाई यांग एकेडमी के स्टूडेंट बन गए हो। लैम मैक मन ही मन हंसने लगा, अब तो पूरे प्रोविंस में सिर्फ बाई यांग एकेडमी ही है जो मुझे एक्सेप्ट कर सकती है। यहाँ नहीं तो और कहाँ पढ़ूंगा मैं? ट्रैक फोंग ने आगे पूछा, अच्छा सुनो, क्या तुम्हारा कोई दोस्त है जो बाई यांग में पढ़ना चाहता हो? रेफर करो यूज, रिवॉर्ड में तुम्हें मिलेगा एक ग्रीन कोट्स गोस्ट पर्ल। ये सुनकर लैम मैक मुस्कुरा उठा, ऐसी अच्छी चीजें भी होती है क्या? तो लैम मैक ने ट्यूरेंट फोन निकला और अपने फैटी दोस्त को साथ में एडमिशन लेने के लिए कॉल किया। अमिन ये सब देखकर बस मायूसी में सर हिला रही थी। एक राइजिंग स्टार था जिसे सेफ्टी ब्यूरो ने ऐसे बर्बाद कर दिया। थोड़ी देर बाद लैम मैक गोस्ट मार्केट में घूम रहा था। जैसे ही वो एक गोस्ट स्टॉल पार पहुंचा, उसने देखा कि एक शॉपकीपर हंग्री गोस्ट्स का स्टॉक क्लियर कर रहा है। लैम मैक ने हंग्री गोस्ट की स्किल्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन मांगी। पिंजरे में एक पतला सूखा हंग्री गोस्ट था जिसके मुंह से लार तापक रही थी। शॉपकीपर ने बेड डिटेल में बताया कि स्किल नंबर 1 डिवार है, जिसे ये अपने से 2 लेवल नीचे के गोस्ट्स को स्वॉलो कर सकता है। स्किल नंबर 2 कर्स ऑफ हंगर है, जो दुश्मन गोस्ट मास्टर्स और उनके गोस्ट्स पर हंगर इफेक्ट डालती है। एक छोटा कंट्रोल मूव है। लैम मैक ने अफसोस से आईब्रोज ऊपर की, एक नॉर्मल हंग्री गोस्ट की स्किल्स में कुछ खास नहीं है, और सबसे बड़ी बात, मेरी कॉन्ट्रैक्ट लिमिट अभी फुल है। जब तक 1000 एक्साइटमेंट पॉइंट्स जमा नहीं हो जाते, तब तक मेन कॉन्ट्रैक्ट लिमिट बढ़ा नहीं सकता। शायद इसे छोड़ ही दूं। शॉपकीपर ने लैम मैक को हेजिटेट करते देखा तो सोचा कि वो खरीदने के बारे में सोच रहा है। उसने लालच दिया, छोटे मियाँ, अभी भी स्टूडेंट होना, मैं तुम्हें सस्ता में दे दूंगा, 50 वैन, क्या बोलते हो? लैम मैक फटक से हंस पड़ा, वाह शॉपकीपर, इस हंग्री गोस्ट की रियल प्राइस तो सिर्फ 10 वैन है। क्या ये मुझे स्टूडेंट समझकर बेवकूफ बना रहा है? लैम मैक ने झूठ मूठ का बारगेन करना शुरू किया। शॉपकीपर ने भी सच मान लिया और मुश्किल से एक्टिंग करते हुए बहुत देर बाद 20% डिस्काउंट डीन को तैयार हुआ और उससे 40 वैन में डीन को राजी हो गया। लैम मैक ने हंग्री गोस्ट के केज पार थपथपाया और पूछा, लेकिन शॉपकीपर, ये गोस्ट पक्का हुआ है क्या? शॉपकीपर ने सुनकर कुछ नहीं समझा। गोस्ट कोई खाने की चीज नहीं है, पक्का होना क्या होता है? लैम मैक ने अपनी ज़बान निकाली और जवाब दिया, अगर पक्का नहीं है तो मैं खाऊंगा कैसे? शॉपकीपर और हंग्री गोस्ट दोनों सुनकर डर गए। इस तरह लैम मैक को 20 एक्साइटमेंट पॉइंट्स मिल गए। लैम मैक ने और टीज करते हुए हंग्री गोस्ट का वेट पूछा, कहीं शॉपकीपर कम ना टॉल दे, और सार्कास्टिक तरीके से बोला कि क्या हंग्री गोस्ट को खाने के बाद भी भूख लगेगी? अगर ऐसा हुआ तो जितना खाओगे उतनी ज्यादा भूख लगेगी। ये सुनकर शॉपकीपर गुस्से से पागल हो गया। उसने सोचा किसी पागल से पाला पैट गया है। उसने ट्यूरेंट लैम मैक को चिलेट यू भगा दिया, जिसे यूज 100 एक्साइटमेंट पॉइंट्स मिल गए। लैम मैक ने मुंह बनाया और चला गया। ये शॉपकीपर भी ना बिल्कुल पेशेंस नहीं है। एक दूसरे कोने में सन ले एलवाई अपने भाई सन म्यू के साथ थी, जो एक्सयूई फेंग एकेडमी का 2nd ईयर स्टूडेंट था। ले एलवाई अपने भाई को लैम मैक के बारे में बता रही थी, जिसे सन म्यू बहुत इरिटेट हो गया। वो देहाती लड़का मेरी बहन को ऑफेंड करेगा?
पापा ने तो उसे पूरे प्रोविंस के कॉलेजेस से ब्लैकलिस्ट करवा दिया है, अभी भी खुश नहीं हो। जिस लड़के का कोई बैकग्राउंड नहीं, वो सेफ्टी ब्यूरो से पंगा लेगा। अच्छे हुआ, उसका यही अंजाम होना चाहिए। ले एलवाई अभी भी सेटिस्फाइड नहीं थी। यूज तो बस अपना गुस्सा लैम मैक पार निकालना था, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली घूमते हुए यूज सच में अपना दुश्मन मिल गया। उसने जल्दी से चिल्लाया, भाई वही लड़का है। सन म्यू ने अपना पावर दिखाया और अपनी बहन का बदला लेने के लिए आगे बढ़ा। इधर लैम मैक, वो एक एंटिक शॉपकीपर को टीज कर रहा था। उसने एक गोस्ट पर्ल उठाई और बार्गेन किया, शॉपकीपर अपनी ये गोस्ट पर्ल देखो। रैंक डिजाइन सब ऑर्डिनरी है, 40 वैन तो बहुत ज्यादा है। एक काम करो, 20 रुपए में डोज क्या? 40 वैन से सीधा 20 रुपए? इतना कम करेगा तो शॉपकीपर तो गुस्से से मर ही जाएगा। ये तो डाकुओं जैसा काम है। अचानक एक आदमी ने लैम मैक के हाथ से गोस्ट पर्ल छीन ली और ओरिजिनल प्राइस पार खरीदने को बोला। ये जवान लड़का सन म्यू था। उसने लैम मैक को क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि वो गोस्ट मास्टर्स की इज्जत मिट्टी में मिला रहा है। कौन बिना पैसे के मार्केट आता है? सन ले एलवाई को उस लड़के के पीछे खड़े हंसी उड़ते देखकर लैम मैक समझ गया कि ये उसे परेशान करने आए हैं। वो मन ही मन मुस्कुराया, मुझसे पंगा लेना चाहते हो? तो चलो, आज तुम्हें दिखता हूं कि मैं कितना खतरनाक हूं। सन म्यू ने अपना गोल्ड कार्ड निकला और शॉपकीपर को स्वाइप करने के लिए दिया, जैसे कोई बड़ा दिल वाला आदमी हो। शॉपकीपर ने जब कस्टमर देखा तो उसकी हंसी का ठिकाना ना रहा। उसने कार्ड लिया गोस्ट पर्ल का पेमेंट करने के लिए, टोटल 60 वैन। लैम मैक ने गोस्ट पर्ल की तरफ इशारा किया और ताना मारा, PFFT। आखिर गोस्ट मास्टर्स की इज्जत कौन मिट्टी में मिला रहा है? 60 वैन में एक गोस्ट पर्ल खरीद ली जिसमें इतना बड़ा क्रैक है। इसमें की 40% गोस्ट एनर्जी तो ऑलरेडी डिसिपेट हो चुकी है। 30 वैन में भी बहुत प्रॉफिट हो जाता। लेकिन हाँ, तुम जैसे पैसे बर्बाद करने वे लॉग ऑन को लूटे बिना कैसे रहेंगे? सन म्यू को बेवकूफ बनाया गया था, फिर भी वो बात संभालने की कोशिश कर रहा था। मेरे पास पैसे है, जो चाहता हूँ वो खरीदता हूँ। हाँ, मेन क्रैक्ड गोस्ट पर्ल हाई खरीद रहा हूँ। तुम रोकोगे मुझे? तुम जैसे देहाती कुत्ते की तरह नहीं हूं मैं, जो एक पर्ल भी नहीं खरीद सकता। लैम मैक ने जैसे जानबूझकर सन म्यू को ये कहने पर मजबूर किया था। और जैसे ही उसने कहा, लैम मैक ने जोर से चिल्लाया, सभी शॉपकीपर्स अपनी सारी क्रैक्ड गोस्ट पर्ल्स यहाँ ले आओ। ये पैसे बर्बाद करने वाला आदमी हाई प्राइस पार खरीदेगा। वो सारे चालक दुकान वाले ट्यूरेंट अपनी क्रैक्ड गोस्ट पर्ल्स लेकर भागते हुए आए हैंडसम लड़के, यहाँ टोटल 30 क्रैक्ड गोस्ट पर्ल्स है। ओरिजिनल में 860 वैन द, लेकिन अभी सिर्फ 800 वैन में देंगे, क्या कहते हो? अचानक से इतने सारे दुकान वालों और उनकी बेकार क्रैक्ड गोस्ट पर्ल्स से घिरकर सन म्यू स्पीचलेस हो गया और समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। ले एलवाई को अपने भाई को मुश्किल से खींचकर ले जाना पड़ा। ले एलवाई और सन म्यू चले गए। भले ही उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन लैम मैक को 10 एक्साइटमेंट पॉइंट्स मिल गए, जो इस बात का सबूत था कि उन दोनों ने उसके पेरेंट्स को खूब दुआ दी होंगी। लेकिन ऐसे जाना इतना आसान कहा था। लैम मैक ऐसा इंसान नहीं था जो अपने ऑफेंड करने वालों को इतनी आसानी से छोड़ दे। उसने ट्यूरेंट जोर से चिल्लाकर सबका अटेंशन खींचा, अरे अरे अरे, ये तो सेफ्टी ब्यूरो के डेप्यूटी डायरेक्टर सन के बेटे हैं ना। इतने से पैसे भी खर्च नहीं कर सकते। और ये तो आप लोगों ने ही खरीदने को कहा था, अब अगर नहीं खरीदोगे तो बात से पलटना नहीं हुआ क्या? डायरेक्टर सन की रेपुटेशन ऐसे बर्बाद नहीं हो सकती। शॉपकीपर्स ने ये सुनकर जैसे डूबते को टिंके का सहारा मिल गया। उनकी आइडेंटिटी रिवील होने पार ले एलवाई और सन म्यू गुस्से से दांत पीस रहे थे। एक पाल में कई मर्चेंट्स ने एक बार फिर सन म्यू और उसकी बहन को घेर लिया। वो मीठी मीठी बातें कर रहे थे ताकि सन म्यू गोस्ट पर्ल्स खरीद ले। क्या सन फैमिली इतने से पैसे के लिए गरीब है? जरूर ये क्रैक्ड गोस्ट पर्ल्स मार्केट में ना फैलन, इसलिए वो अपने पैसे खर्च कर रहे हैं। हाँ, सन फैमिली की रेपुटेशन तो है। मैं भी यही सोचता हूँ, आखिर सन फैमिली है। कुछ आम लोग भी क्राउड में झुककर बोलने लगे, आरी, वो डायरेक्टर सन के बेटे हैं ना, लगता है वो एक्सयूई फेंग एकेडमी के सेकेंड ईयर के जीनियस स्टूडेंट है। अगर उन्होंने कहा है कि खरीदेंगे तो पक्का है। हाँ, ये सन फैमिली की रेपुटेशन का सवाल है। इस पॉइंट पर सन म्यू बिल्कुल हेल्पलेस हो गया था और समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। इज्जत बचाने के लिए उसने मजबूरन कार्ड उठाया और 800 वैन की गोस्ट पर्ल्स खरीद ली।
ये सुनते हाई शॉपकीपर ने गोस्ट पर्ल्स का बॉक्स उठाया और मन ही मन खुश हो गया। धन्यवाद सर, आप तो बहुत जेनरस है। सन फैमिली तो सच में बहुत जेनरस है। ये रही आपकी क्रैक्ड गोस्ट पर्ल्स। पैसे जाते हाय सन म्यू को अंदर से बहुत पछतावा हुआ। ये पैसे तो उसने गोस्ट पर्ल्स खरीदने और कल्टीवेशन के लिए रखे थे, और अब ये इतना सारा कबाड़ खरीद कर लाया है। अगर पापा को पता चला ना तो ये तो गया काम से। ले एलवाई ने अपने भाई का उदास चेहरा देखा और लैम मैक को सुनना शुरू कर दिया। लैम मैक को इसके बाद 200 रेज पॉइंट्स माए। उसने ताली बजाना जारी रखा, बेड ही मजेदार तरीके से। बहुत खूब, ये तो कमाल कर दिया ट्यून। टोन मुंह गुस्से में था, कुछ कह ना सका, और लैम मैक पार झपटा, ये सब तेरी वजह से है। तू मौत को बुला रहा है ना? लैम मैक ने जम्हाई ली और मजाक उड़ाया, क्या तुम मुझे थैंक यू नहीं कहोगे? तुम्हें क्रैक्ड स्पिरिट बफलोस नहीं चाहिए थे क्या? मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ भाई। टोन मुंह ने गुस्से में लैम मैक की तरफ उंगली उठाई और उससे चैलेंज किया। ये ठीक नहीं है, एक सेकेंड ईयर कॉलेज स्टूडेंट और एक 12th ग्रेडर लड़ेगा। ये तो बिल्कुल ही अलग लीग के लोग हैं। लगता है ये बदला लेना चाहता है। सभी ने लैम मैक की बुरी किस्मत पर अफसोस जताया। सर हाईलाइट यू। लेकिन लैम मैक को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो टोन मुंह पर हंस रहा था कि वो एक 12th ग्रेडर को चैलेंज कर रहा है। कितनी शर्म की बात है। टोन मुंह ने बिना सोचे समझे कह दिया, अगर लैम मैक जीता तो वो सारे स्पिरिट बफलोज ले सकता है जो मैंने अभी खरीदे हैं। लैम मैक भी हैरान था। 8 मिलियन के स्पिरिट बफलोज, भले ही सब क्रैक्ड है, पर फिर भी 2 मिलियन के तो है ही, फ्री में मिल रहे हैं। कौन पागल होगा जो मना करेगा? ले एलवाई को लगा लैम मैक दार गया है और जोर से चिल्लाई, क्या हुआ? दार गए क्या? लैम मैक ने पूरे कॉन्फिडेंस से अपनी छाती ठोकी। मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। उसके तुरंत बाद उन दोनों को एक छोटा सा अरीना, या यूं कहो कि एक बॉक्सिंग रिंग जैसा प्लेटफॉर्म पर लाया गया। इस वक्त तो माहौल बिल्कुल गर्म था। लोग जोरों से चिल्लाए जा रहे थे, शाबाश बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ट्यूलेट फुंग को एक जबरदस्त थप्पड़ मारो। मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है कब से। टोन मू हमारे स्कूल का फेवरेट स्टूडेंट है, और एक 12th ग्रेडर उससे जीत जाए, ये तो दिन में सपने देखने जैसा है। ऑडियंस में नीचे एक जानी पहचानी लड़की भी थी, वही क्लाउन गर्ल जिसने पहले लैम मैक पर अटैक किया था, और उस लड़की ने भी लैम मैक को पहचान लिया था। ये जानकर कि टोन मू को चैलेंज करने वाला लैम मैक ही है, उस लड़की में एक छोटी सी उम्मीद जाग उठी कि शायद वो टोन मू को हरा दे। वो जोर से चिल्लाने लगी, मार डालो ट्यूएट फुंग के बंदे को, मार डालो इसे। टोन मू ने धीरे से अपने हाथों से पट्टियां उतारी, एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, पहले ही बता देता हूँ, अगर मर गए और अगर अपाहिज हो गए तो मुझे डॉश मैक देना। लैम मैक ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, मैं उससे खुद को अपाहिज करने का मौका क्यों दूंगा? अगर जीत नहीं पाया तो भाग जाऊंगा। एक सेकेंड ईयर कॉलेज स्टूडेंट से हारने में कोई शर्म नहीं है। लैम मैक ने और कुछ नहीं कहा, अपने हाथ पार बेन चेनसॉ मार्क को छुआ और चेनसॉ गोस्ट को समन किया। चेनसॉ गोस्ट समन होते ही उसने अपना चेनसॉ घुमाया और सीधा दुश्मन पर हमला कर दिया। टोन मू ने चालाकी से ये हमला डॉज कर लिया। यूज काफी हैरानी हुई कि लैम मैक ने एक बेसिक फियर्स स्पिरिट को समन कर लिया है, लेकिन वो आखिर एक सेकेंड ईयर स्टूडेंट था, तो ये सिर्फ थोड़ी सी हैरानी थी, डर जैसा कुछ नहीं। हाँ, मियर गोस्ट्स हाई सबसे पावरफुल है। इसके बाद उसने 3 बेसिक फियर्स स्पिरिट्स को समन किया, ग्राउंड गोस्ट, इलेक्ट्रिक शॉक गोस्ट और कलॉसिस गोस्ट। लैम मैक ने अपना माता सिकोड़ा, ये टोन मू तो कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है। स्पेक्टेटर्स एनालिसिस करने लगे, कलॉसिस गोस्ट तो टैंक का काम करेगा, इलेक्ट्रिक शॉक गोस्ट मेज का काम करेगा, और ड्राउंड गोस्ट कंट्रोल के लिए है। ये टीम तो अटैक और डिफेंस दोनों में कंप्लीट है, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। ये हाई स्कूल स्टूडेंट तो गया काम से, आईएससी सरेंडर कर देना चाहिए मार खाने से बचने के लिए। वही क्लाउन गर्ल का एनालिसिस अलग था, इलेक्ट्रिक शॉक गोस्ट और ड्राउंड गोस्ट भले हाई पावरफुल है, लेकिन उनकी स्किल कूलडाउन्स बहुत लंबी है। अगर ये हाई स्कूल स्टूडेंट मौका पकड़कर चुप कर हमला करे तो जीत सकता है। बगल में खड़े एक अंकल ने उसके एनालिसिस सुनकर हंस दिया, छोटी लड़की, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना, तुम उसकी तरफ इतनी झुकी हुई हो? वो क्लाउन गर्ल शर्मा कर झट से बोली, नहीं, क्या बकवास कर रहे हो? मैं बस नहीं चाहती कि ट्यूएट फुंग के लोग जीते, बस। टोन मू ने टैब ड्राउंड गोस्ट की स्किल सफोकेशन एक्टिवेट की।
एक धुंधला सा स्पेशल फील्ड लैम मैक को अपने बीच घेरने लगा, जैसे वो कोई पानी के अंदर की दुनिया हो। लैम मैक की सांस की नली भी अकड़ने लगी और उसकी सांस रुकने लगी। यूज हर एक सांस के लिए लड़ना पड़ रहा था, होश में रहने के लिए। सच में ये कंट्रोल स्किल बहुत हाई पावरफुल थी। उस धुंधली पानी की स्क्रीन में टोन मुजीद की मुस्कान के साथ हंस पड़ा। वाटर सफोकेशन का कंट्रोल टाइम 2 मिनट है, देखते हैं तुम तब तक जिंदा रहते हो या नहीं। ये 2 मिनट की लिमिट को तोड़ा जा सकता है, लैम मैक ने सोचा। उसने इशारा किया और चेनसो गोस्ट समझ गया। उसने अपना चेनसो घुमाया और आगे बढ़ा। कलॉसस गोस्ट ने क्योरेंट अपनी ड्यूटी निभाई और हमले को रोकने के लिए आगे बढ़ गया। उसने एक गहरी सांस ली और उसका चेहरा फूलने लगा। चेनसो ने अटैक किया, लेकिन कलॉसस गोस्ट को जरा सा भी नुकसान नहीं हुआ। ये देखकर टोन मु और भी घमंड में आ गया। बस इतनी ही ताकत है तुम्हारी? लैम मैक तो चुप था, जवाब नहीं दे पा रहा था। टोन मु जोर से हंस पड़ा, मेरा हमला अभी खत्म नहीं हुआ है। उसने चिल्लाया, इलेक्ट्रिक शॉक गोस्ट, डेथ करंट। इलेक्ट्रिक शॉक गोस्ट के शहर से एक तेज बिजली का झटका निकला, सीधा लैम मैक की तरफ। लैम मैक ने गौर से देखा और फिर उस हमले को डॉज करने के लिए उछल पड़ा। दूसरी तरफ चेनसो गोस्ट अब भी कलॉसस गोस्ट से उलझा हुआ था, उससे लड़ रहा था। उस गोस्ट का डिफेंस तो डैमेज भी रिफ्लेक्ट कर रहा था, जिससे चेनसो गोस्ट की हेल्थ लगभग आधी हो चुकी थी। जैसे ही उसकी हेल्थ कम हुई, चेनसो गोस्ट की पैसिव स्किल ब्लड लस्ट एक्टिवेट हो गई। उसकी हेल्थ जितनी कम होती, उसका डैमेज उतना ही बढ़ जाता। फिर क्या था, वो चेनसो जो पहले कलॉसस गोस्ट की स्किन को छेड़ नहीं पा रहा था, अब उसके शहर को चीरने लगा। कलॉसस गोस्ट की हेल्थ धीरे धीरे कम होने लगी। टोन मु ने अपनी ज़बान से टीएसके किया और इस चैलेंज को जल्दी खत्म करने का फैसला किया। उसने इलेक्ट्रिक शॉक गोस्ट को लैम मैक पर पूरा हमला करने का आदेश दिया। बेहिसाब हाई वोल्टेज करंट्स लगातार निकलने लगे। सबको पता नहीं चला, लेकिन असल में लैम मैक ने अपना ब्लड आई गोस्ट एक्टिवेट कर लिया था, ताकि वो इलेक्ट्रिक शॉक गोस्ट के हर एक मूव को देख सके। इस वजह से उसने उसके सारे अटैक्स को डॉज कर लिया। लैम मैक के हर जंप के साथ जहां से वो गुजरा था, वहां की जमीन हाई वोल्टेज करंट से टूट फूट रही थी, जैसे किसी ट्रक ने उसे राउंड दिया हो। लेकिन लैम मैक जिस दिशा में भाग रहा था, वो सीधा टोन मु की तरफ था। खतरे का एहसास होते ही टोन मु चिल्लाया, इलेक्ट्रिक शॉक गोस्ट, अपनी सारी बिजली से लैम मैक पर हमला करो। एक बिजली जैसा करंट लैम मैक के पीछे चमका और उसे बहुत क्लोज से चेस करने लगा। लेकिन लैम मैक तो ऐसे बाक रहा था जैसे कोई बंदर हो। ऑडियंस ने चिल्लाना शुरू कर दिया और वो लड़की भी खुद को रोक नहीं पाई और चिल्ला उठी, स्नो फीनिक्स के लोग तो बस इतने ही हैं, उसका फुटवर्क भी कमाल का है। ये चीयर सुनकर पास खड़े एक सेफ्ट बालो वेल अंकल को पसीने आ गए। ये लड़की कितनी ब्रैश है। इस आदमी का नाम ट्रिंग सन था, लेवल 6 गोस्ट मास्टर और एजुकेशन ब्यूरो का डेप्यूटी डायरेक्टर। फिर भी उसने टोन म्यू से लड़ने वेल लैम मैक को पहचान लिया, वो ही आदमी जिसे ब्लैकलिस्ट किया गया था। इस वक्त लैम मैक का टोन म्यू का सामना करना, उसकी ताकत को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता था। लेकिन ये फुटवर्क और प्रेडिक्शन असली टैलेंट के सामने कुछ भी नहीं है। टोन म्यू अब भी थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग है। ट्रिंग सन ने कहा, टोन म्यू ने अपनी कॉन्ट्रैक्टेड गोस्ट के साथ कंबाइंड स्किल मास्टर कर ली है। लैम मैक अब ज्यादा देर तक ऐसे नाच नहीं पाएगा। वो लड़की ये सुनकर हंसी, आपको इतना यकीन है कि लैम मैक हार जाएगा? मुझे तो नहीं लगता। चलो एक बेट लगाते हैं, एक ग्रीन कोर्स और पार, क्या ख्याल है? ट्रिंग सन ने उस लड़की की चैलेंज सुनकर बस हंस दिया। तुम जैसे बच्ची के साथ बेट लगाऊं? मैं किसी को बुली नहीं करना चाहता। उस लड़की ने गुस्से से टीसीएच किया। क्या आप डर गए हैं? आपके कपड़े देखकर तो लगता है आप कोई बेड ऑफिसर हैं, इतने कॉवर्डली क्यों हो रहे हो? ट्रिंग सन को उस लड़की की ये बोल्ड बातें सुनकर थोड़ा मजा आया, वो जोर से हंसा। तुम मुझे कॉवर्डली कह रही हो? हाँ, ठीक है लड़की, हम बेट लगाते हैं। अगर तुम जीती तो मैं तुम्हें एक ग्रीन कोर्स और दूंगा, और अगर तुम हारी तो तुम्हें मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी, कैसा लगा? माफी मांगने में क्या जाता है? एक ग्रीन कोर्स ऑर्ब की वैल्यू 100,000 तक थी, तो ये डील उसने झट से पकड़ ली और ट्यूरेंट ट्रिंग सन को जवाब दिया, ठीक है, माई वर्ड इज माई बॉन्ड। ट्रिंग सन हल्का सा मुस्कुराया। ये लड़की भी ना। दरअसल वो उस लड़की की आइडेंटिटी का थोड़ा थोड़ा अनुमान लगा चुका था। ये कोई इत्तेफाक नहीं था कि उसका चेहरा डायरेक्टर सीएओ की बेटी सीएओ थी से काफी मिलता जुलता था। तभी किसी ने चिल्लाया, सब लोग देखो,
हाई स्कूल स्टूडेंट काउंटर अटैक कर रहा है। अरीना में लैम मैक टोन म्यू के सामने पहुंच चुका था, एक पंच मरने की तैयारी में। टोन म्यू ने हाथ हिलाकर अपने ड्राउंड गोस्ट को अटैक करने का ऑर्डर दिया। वाटर प्लांट एंटेंगलमेंट। जमीन के नीचे से ढेर सारे वाटर प्लांट्स निकलने लगे, या ड्राउंड गोस्ट के पैरों के नीचे से कई वाटर प्लांट्स उगे जो ऐसे बाल खा रहे थे जैसे उनकी अपनी रूह हो। बहुत अजीब लग रहे थे। लैम मैक ने उस पाल में समझ लिया, अगर वो इन वाटर प्लांट्स में फंस गया तो अटैक नहीं कर पाएगा। लेकिन लैम मैक फिर भी सीधा टोन म्यू की तरफ लपका। टोन म्यू खुद हैरा था, उसने दांत पीस लिए। मरने चला है क्या? वाटर प्लांट्स में फंस गया तो पक्का मर जाएगा, हा हा हा। लैम मैक ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने ब्लड आई गोस्ट का इस्तेमाल करके टोन म्यू को गो रहा था। उसकी आंखों में ऐसी गहराई थी जैसे उसकी रूह में झांक रही हो। उसके स्पाइन में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई और उसके बदन से पसीना बहने लगा। आखिरकार वाटर प्लांट्स ने लैम मैक को पकड़ लिया। उन्होंने उसे जोर से बंध कर हवा में उठा लिया। टोन म्यू ने तब कहीं जाकर एक थाकी हुई मुस्कान दी। हा, अब हिल नहीं सकते है ना? सोचा था तुम कितने पावरफुल हो, लेकिन तुम तो बस इतने ही हो। लैम मैक ने तब कहा, जरा ठीक से देखो, असली में कौन हिल नहीं पा रहा है। टोन म्यू ने घूमने की कोशिश की, लेकिन एक उंगली भी नहीं हिला पाया। वो डर गया। क्या? मेरा शेर क्यों नहीं हिल रहा? और भी शॉकिंग बात ये थी कि लैम मैक बिल्कुल सेफ था, बिना किसी चोट के, और टोन म्यू के सामने अपने हाथ जेब में डालकर खड़ा था। टोन म्यू को ट्यूरेंट सब समझ आ गया कि कुछ देर पहले वो ब्लड आई गोस्ट की स्किल 2 काउंटर रिफ्लेक्शन के इल्यूजन में फंस गया था, जिसके वजह से उसने एक इल्यूजन क्रिएट किया। टोन म्यू की डायरेक्शन सेंस को बादल दिया और उसे खुद को बांधने पर मजबूर कर दिया। लैम मैक ने अपनी चिन पार हाथ रखकर मुस्कुराया, तुम इतने भी डम्ब नहीं हो, है ना? ये डेवलपमेंट देखकर क्राउड में धमाका हो गया। कुछ लोग तो आईएससी रिकॉर्ड भी कर रहे थे। ऐसा मौका बार बार नहीं आता कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट सेकेंड ईयर यूनिवर्सिटी जीनियस को हरा दे। सिर्फ ट्रिंग सन का चेहरा बहुत सीरियस था। एक एक्सपीरियंस्ड गोस्ट मास्टर होने के नाते वो जानता था कि ब्लड आई गोस्ट की काउंटर रिफ्लेक्शन स्किल एक्टिवेट करने की शर्तें कितनी मुश्किल होती है। यूज एग्जैक्ट अस्पाल में कास्टर से आई कांटेक्ट करना होता है जब वो कंट्रोल होने वाला हो। ऊपर से लैम मैक ने बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग और मास्टर के खुद ही ये सब सीखा था। उसकी ये अंडरस्टैंडिंग तो सदियों में एक बार आने वाले टैलेंट जैसी थी। अब सबसे ज्यादा खुश वो लड़की थी। उसने ट्रिंग सन के कंधे पर हाथ मारा और कहा, देखा, स्नो फीनिक्स के लॉग यूज अब हरा नहीं सकते। टोन ले एलवाई ने तब गुस्से से जोर से चिल्लाया, किसने कहा कि मेरा भाई हारेगा? अभी खत्म नहीं हुआ है, तुम सब इंतजार करो। वो लड़की अब भी टॉन्ट कर रही थी। एक हाई स्कूल स्टूडेंट से इतनी बुरी तरह पिटने के बाद भी घमंड। HMPH। टोन ले एलवाई ने जोर से चिल्लाकर याद दिलाया, भाई जल्दी अपनी कंबाइंड स्किल यूज करो। असल में टोन म्यू के उसे ना करने की एक वजह थी। उसने ये कंबाइंड स्किल अभी अभी मास्टर की थी। वो आईएससी स्कूल कंपटीशन में उसे करना चाहता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट यूज अभी उसे करने पर मजबूर कर देगा। बस अब और नहीं, टोन म्यू ने दांत पीस्ट ह्यू कहा। उसके बाद टोन म्यू ने खुद को अनवाटर प्लांट्स से आजाद कर लिया जो उसके शेर को बांध रहे थे। फिर उसने मुंह खोलकर एक गहरी सांस ली। उसके पीछे खड़ा वो जायंट भी वही हरकत दोहरा रहा था, लेकिन उसने सांस में पर्पल बिजली के टीयर भरे थे। ड्राउंड डीमन की एनर्जी उसमें समाई थी और उसकी बॉडी ट्यूरेंट फूलकर कई गुना बड़ी हो गई। आखिर में वो फट गया और उसकी गंदी हवा पूरे मैदान में फैल गई। लिन मो का चेहरा पीला पैट गया। मां कसम, क्या ये है इसका अल्टीमेट अटैक? एक सड़ती हुई लाश का हमला। जायंट डीमन के फटने और उसका गंदा गू हर जगह फैलने के बाद जब कुछ और नहीं हुआ तो लिन मो को थोड़ी चिंता होने लगी। ड्राउंड डीमन का कोई निशान नहीं दिख रहा था। अचानक एक गीला हाथ उसके सामने आ गया तो पता चला वो ड्राउंड डीमन अस जायंट डीमन की बॉडी से बेन गू में छिपा हुआ था। उसने लिन मो को जकड़ लिया और कांस के गले लगा लिया। छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। यूज नीचे खींचने की कोशिश कर रहा था। लिन मो ने अपनी पूरी ताकत लगा दी यूज रोकने में, लेकिन उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही थी। उसने मन में सोचा, ये तो गलत हो गया। ड्राउंड डीमन के दोनों हाथ लोहे के पिंसर जैसे थे। लिन मो की बॉडी को अभी भी मजबूती से जकड़े ह्यूदा और वो खुश होकर हंस रहा था। है, तुम भाग नहीं पाओगे। वो बार बार लिन मो को मरने के लिए बोल रहा था, जो सच में बहुत इरिटेटिंग और परेशान करने वाला था।
लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। आसमां में एक बिजली का बादल धीरे धीरे जमा हो रहा था। ये इलेक्ट्रिक शॉक डीमन की लाइटनिंग स्टॉर्म स्किल थी। लिन मो ने दोबारा एनालाइज किया। लगता है ये लाइटनिंग स्टॉर्म हाई सन मो की कंबाइंड स्किल का मेन डैमेज है। पहले जायंट डीमन के ब्लास्ट का फायदा उठाया, उसकी बॉडी से एक गू बनाया जिसमें ड्राउंड डीमन छिप कर पकड़ सके टारगेट को कंट्रोल और फिक्स करने के लिए। इस तरह इलेक्ट्रिक शॉक डीमन का लाइटनिंग स्टॉर्म, जिसकी कमजोरी लंबी कास्टिंग टाइम है, वो आसानी से टारगेट को हिट कर सकता है। ये कंबाइंड टैक्टिक सच में बहुत लॉजिकल थी, कमाल की चाल। लिन मो ने खुद को इवैल्यूएट किया, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी यूज कर ली थी। अब वो सिर्फ 2 और स्किल्स हाई यूज कर सकता था। अगर अब वो ड्राउंड डीमन पार ब्लड हेल इल्यूजन यूज करता तो कंट्रोल से तो निकल जाता, लेकिन सर के ऊपर वाले लाइटनिंग स्टॉर्म से बाक नहीं पाता। मौत तो आनी ही है, तो सीधा मास्टरमाइंड पार वार करते हैं। लैम मैक ने हाथ उठाया और बस्टी गोस्ट को बुला लिया। टोन मऊ अपनी जीत का जश्न मना रहा था जब यूज अचानक एक ठंडी घुतिया हवा महसूस हुई। आसमान में बस्टी गोस्ट प्रकट हुई। उसने अपनी पतली उंगलियां मैजिकल जिदर पार फर्ट ह्यू लैम मैक के इशारे पर हमला करने की तैयारी की। टोन मऊ ने बस दार के मारे चीख ही पाया था कि मैजिकल जिदर से निकलती वो ठंडी घुतिया शक्ति उससे घेरने लगी, सीधा उसके दिल, जिगर और फेफरॉन में घुस गई। टोन मऊ की रूह कांप उठी। लैम मैक ने न सिर्फ खुद को बचाने के लिए अपने डीमन को कंट्रोल नहीं किया, बल्कि उसने अपने डीमन को सीधा उस पे हमला करने का हुक्म दे दिया। ये तो जान के बदले जान है, पक्का किसी पागल की हाई सोच है। टोन मऊ को रोकता देख चेनसो डीमन भी चुप नहीं बैठा और ट्यूरेंट हमला करने के लिए लपका। उसकी आंखें लाल अंगारे जैसी चमक रही थी, उससे एक जबरदस्त ऑरा निकल रही थी। टोन मऊ ने मुश्किल से चिल्लाया, कोलोसल गोस्ट, मुझे बचाओ। पहले अटैक के बाद कोलोसल गोस्ट असल में फाटा नहीं था, बल्कि उसने बस अपना पेट खुद फाड़कर उससे चिपचिपा लिक्विड बहाया था। अब वो अपने जख्मी जिस्म के साथ अपने मास्टर के सामने आ खड़ा हुआ और चेनसो डीमन को रोकने लगा। लेकिन पहले भी वो मुश्किल से चेनसो डीमन का सामना कर पाया था, और अब अपनी कंबाइंड एबिलिटी यूज करने के बाद वो चेनसो डीमन के सामने बिल्कुल बीसर था। एक वुश की आवाज के साथ चेनसो डीमन ने कोलोसल गोस्ट को चीयर दिया और एक फाटे हुए कपड़े की तरह एक तरफ धकेल दिया। टोन मऊ के माथे पर पसीना छूट गया। चेनसो डीमन उसके बिल्कुल करीब आ गया, गहरी सांसें लेते हुए। लगातार इंसान का गोश्त कह रहा था और हंस रहा था, एक दरवानी हंसी। मौत का एहसास इतना साफ कभी नहीं हुआ था। टोन मऊ का चेहरा खून से सेफ्ट पैट गया। वो पागल लैम मैक तो सच में उसके साथ मरने को तैयार था। उसका फ्यूचर तो अभी भी रोशन था। क्या वो अपनी जान एक हाई स्कूल स्टूडेंट से बदलेगा? ये तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। टोन मऊ ने ट्यूरेंट हुक्म दिया, इलेक्ट्रिक डीमन, टारगेट बदलो। पहले चेनसो डीमन को खत्म करो। पूरी तरह से चार्ज होने के बाद लाइटनिंग स्टॉर्म ट्यूरेंट नीचे गिरी। एक विशाल बिजली का झटका सीधा चेनसो डीमन पार हमला किया। एक थड़क की आवाज के साथ चेनसो डीमन की पीठ में एक छेद हो गया। इतना पावरफुल होने के बावजूद उससे खुद को गिरने से रोकने के लिए अपनी चेनसो जमीन पर टिकानी पड़ी। ये देखकर टोन मऊ खुश हो गया। ओह लैम मैक, ओह लैम मैक, जान के बदले जान चाहते हो? तुम गलत सोच रहे हो। इस मुकाबले में जीत मेरी होगी। लैम मैक हल्का सा मुस्कुराया। उसकी कैलकुलेशंस के मुताबिक चेनसो डीमन ने हेल्थ खो दी थी पर मारा नहीं था, और उसकी पैसिव ब्लड लस्ट एबिलिटी की वजह से उसकी अटैक पावर अब पहले से 10 गुना ज्यादा हो चुकी थी, और यही बेस्ट वक्त था काउंटर अटैक का। लैम मैक ने चीख कर हुक्म दिया, चेनसो डीमन, अपनी दूसरी एबिलिटी इस्तेमाल करो, चेनसो डांस। थकने के बावजूद हुक्म सुनते हाई चेनसो डीमन में जैसे जान आ गई। उसने अपनी चेनसो उठाई और घूमने लगा, चेनसो डांस को अंजाम देते हुए। चेनसो डीमन को अपनी चेनसो घूमते हुए घूमता देख टोन मऊ के माथे पर पसीना आ गया, जैसे एक छोटा तूफान बन गया हो। चेनसो उसकी गर्दन से बस थोड़ा ही दूर थी। अगर टोन मऊ सही वक्त पर अपना सर नीचे ना करता तो उसका सर उड़ जाता। अब टोन मऊ को अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं थी। वो तेजी से झुका और भागने लगा, लेकिन चेनसो डीमन उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। जिंदगी और मौत के उस पाल में टोन मऊ ने चिल्लाया, इलेक्ट्रिक डीमन, मुझे बचाओ। हुक्म मिलते ही इलेक्ट्रिक डीमन टोन मऊ के सामने कूद कर खड़ा हो गया, लेकिन वो कोई राजा नहीं था। एक हाई चेनसो के वार से वो टुकड़े टुकड़े हो गया। टोन मऊ ने डर के मारे पलटकर देखा। चेनसो उसके चेहरे से टकराई, उसका एक कण काट दिया। हड्डियों तक पहुंचने वाले दर्द से टोन मऊ अपना संयम खो बैठा। चीखता हुआ गाली दीन लगा, आह 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 आह।
मर जा लैम मैक। ऑब्वियसली लैम मैक को 50 एक्साइटमेंट पॉइंट्स माइन। शांत होकर टोन मऊ ने मौजूदा सिचुएशन को एनालाइज करना शुरू किया। इलेक्ट्रिक डीमन और कोलोसल गोस्ट दोनों अब खून का दलदल बन चुके थे। अगर ड्राउनिंग डीमन डिफेंस के लिए वापस नहीं आता तो वो चेनसो डीमन के हाथों मर जाता, लेकिन लैम मैक ने चेनसो डीमन को वापस बुला लिया। जब ड्राउनिंग डीमन टोन मऊ को बचाने के लिए वापस आया तब लैम मैक आखिरकार कंट्रोल से बाहर निकल पाया। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में। तब तक सब लोग ठीक रहना। बाय बाय।